वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कप। उम्मीद है कि आपको मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, लोगों के साथ शेयर भी किया होगा। जो आज का लेक्चर है वो है ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 1 विथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। थोड़ा सा हमने अपने प्लान और स्ट्रेटजी में चेंज किया है ताकि जो वीडियो सेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो। तो इसलिए हमने क्या किया है कि जो एनटीए ने सिलेबस दिया था ज्योग्राफी का उसको 100% फॉलो करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाने वाले हैं। साथ ही हमने एमसीक्यू करवाने से पहले उसमें जो अपना थियोटिकल पोर्शन है उसको भी ऐड किया हुआ है, ताकि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो आर्ट्स में आना चाहते हैं, ज्योग्राफी एज ऑनर्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और ज्योग्राफी एज ए डोमेन सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया है, उनके लिए भी वीडियो काफी हेल्पफुल हो ताकि वो थियोटिकल पार्ट को देखें और एमसीक्यू को लगाएं। तो ये सेशन काफी बेनिफिशियल होगा। इसमें जो हमने मेनली कवर किया है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यूनिट 1, जिसमें दिया हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ये एनटीए का सिलेबस है, उसमें फर्स्ट यूनिट में ये दिया हुआ है। जो हमारा वीडियो सीरीज है ये भी लगातार आने वाली है, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 ऐसे करके आएगी। और जो सिलेबस का जो एनटीए का जो सिलेबस है दो पोर्शन में है, जो एक ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और दूसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के रूप में है। तो ये दोनों जो पोर्शन है दोनों हम कवर करेंगे वीडियो सीरीज में और इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। और आपको बता दूं साथ में वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले कि जो हमारी सक्सेस कप की टीम है वो लगातार हाईली यूजफुल वीडियोस और लेके आ रही है अदर सब्जेक्ट, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियो ला रही है जो आपके प्रिपरेशन को काफ़ी इन्हेंस करेगी, काफ़ी यूजफुल है। साथ ही में हमारे जो सक्सेस का .in वेबसाइट है उस पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, और हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे टाइप कीजिएगा सक्सेस कप तो आपको एंड्रॉयड ऐप मिल जाएगा। वहाँ से भी जाके आप लॉग इन करके वहाँ से भी हमारे कोर्स खरीद सकते हैं, मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं जो कि एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है, और उस पर काफ़ी सारी सुविधाएं भी अवेलेबल है। आपको ऑनलाइन असिस्टेंट मिलता है, आपके क्वारी की जानकारी मिलती है, तो ये सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो सेशन, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा जो सवाल है कि ज्योग्राफी पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ज्योग्राफी है क्या। ठीक है, तो ज्योग्राफी की जो उत्पत्ति मानी जाती है जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। एक्चुअली दो पार्ट में है ये। तो इसको देखिए, ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी, ठीक है, तो क्या बनता है ज्योग्राफी। जियो का अर्थ है अर्थ, मतलब कि पृथ्वी, डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन विवरण, मतलब अर्थ के विवरण या डिस्क्रिप्शन हो गया, एक्सप्लेनेशन व्याख्या को जिसमें हम पढ़ते हैं उसको ज्योग्राफी पर कहते हैं। अर्थात स्टडी ऑफ द डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ पे हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि एक्चुअली में ज्योग्राफी है क्या। तो डिफिनीशन में है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट। इसको ध्यान से पढ़िए, रटने की चीज नहीं है, वर्ड पे ध्यान दीजिए, वर्ड के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि कहना क्या चाहता है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेस, भूगोल क्या है, स्थान का अध्ययन है, ठीक है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट, जो लोग रह रहे हैं किसी स्थान पे और वहां का जो एनवायरमेंट है उनके साथ उनके संबंध का अध्ययन ही ज्योग्राफी है। ये देखिए, ये हमने कुछ विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया है कि ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े। विजुअल कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव है चीजों को लंबे टाइम तक रिटेन करने में, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये जब अपना पृथ्वी है, इनके साथ जो लोगों का संबंध है, बीच में वातावरण, वातावरण मेनली क्या है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तीनों मिला के वातावरण बनते हैं। तो हम जान लेते हैं कि ज्योग्राफी वर्ड का यूज कब चालू हुआ, किसने चालू किया। तो ये जो है, इरोटोस्थानीज इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, द मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस। इरोटोस्थानीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ये कहाँ से थे, ये मेनली ग्रीक से थे, और ये ग्रीक ज्योग्राफर है, ठीक है, ग्रीक जियोग्राफर, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी आगे अभी आएगा इससे रिलेटेड, और क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि जो हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से ग्रीक ज्योग्राफर कौन सा है, या इरेटोस्थनीज हैं जो कौन से हैं, फ्रेंच ज्योग्राफर हैं, ग्रीक ज्योग्राफर हैं, जर्मन ज्योग्राफर हैं, अमेरिकन ज्योग्राफर हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि जो इरेटोस्थनीज हैं वो ग्रीक ज्योग्राफर हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं भारत में ज्योग्राफी कब हुआ, किसने किया, तो जेम्स रेनेल इज कंसीडर द फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। जेम्स रेनेल को फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं। ये ब्रिटिश काल में ही भारत आए थे सर्वे के काम से, और उसी टाइम से भारत में ज्योग्राफी का उद्भव माना जाता है। अब जो हमारा जो अगला है स्लाइड, उसमें है ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो मुख्य ब्रांच है वो एक है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिकली हम क्या अध्ययन करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, सॉइल, स्ट्रीम्स, लैंडफॉर्म, ओशन, इटीसी। इन सब के बारे में हम फिजिकल ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। वहीं ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या अध्ययन करते हैं वो देख लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम करते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, कल्चर, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इटीसी। जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करेंगे कि भाई किसी जगह का पॉपुलेशन कितना है, डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। और फिजिकल ज्योग्राफी में क्या करेंगे, इससे क्लाइमेट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, सॉइल टाइप्स क्या है, स्ट्रीम नदी प्रवाह क्या है, लैंडफॉर्म क्या है, ओशंस क्या क्या हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एरिया ऑफ स्टडी अंडर फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं वो देख लेते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, क्या बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं जो आप ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपको मिलेंगे। अभी 12th क्लास में ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप इसको नाम याद कर लीजिए, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल में आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको डिटेल में आगे पढ़ने के लिए मिलेगा इन सब के बारे में। तो जान लेते हैं कौन कौन सा जो एरिया है वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर में आता है। तो जो पहला है अपना जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, बायोज्योग्राफी है, और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, पेडालॉजी है, और कोस्टल ज्योग्राफी है। ये जो एरिया है एज अ सब्जेक्ट जब आप ज्योग्राफी ऑनर्स करेंगे तो एज अ सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर या ईयर वाइज पढ़ने के लिए आगे मिलेगा। तो यहाँ एज अ एरिया ऑफ स्टडी अंडर फिजिकल और ज्योग्राफी, इसको हम फॉर नॉलेज के लिए जान लिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जान लिया। अगर कोई सवाल आता है तो यहाँ से हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। फिर देखते हैं एरिया ऑफ स्टडी अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट एरिया है, तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, टूरिज्म ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये सब ज्योग्राफी के ब्रॉड एरिया हैं जो आप जब ग्रेजुएशन में जाइएगा तब इसके बारे में डिटेल से डीप नॉलेज के साथ पढ़ने के लिए मिलेगा। ये केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। और देखते अगले स्लाइड में क्या है, सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली जो हमारा सिलेबस है उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी ही दिया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th के ज्योग्राफी में है, और जो हमारा सिलेबस है क्लास 12th के ज्योग्राफी से है। तो जो सबसे पहला अपना सिलेबस पॉइंट में सिलेबस का फर्स्ट पोर्शन था वो ह्यूमन ज्योग्राफी का ही है। तो बेसिकली हमने ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस किया है ताकि बच्चों को काफी बेनिफिट मिले इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का सब फील्ड क्या क्या है। तो इसमें दो सब फील्ड बनाया है मैंने। सोशल ज्योग्राफी, ठीक है, सोशल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, सेटलमेंट ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और कल्चरल ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, रिसोर्स ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द सोशल ज्योग्राफी, और विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से इसके सब फील्ड्स हैं जो सोशल ज्योग्राफी के अंदर में आते हैं, और कौन कौन से सब फील्ड्स हैं जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के फील्ड में आते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी जान लेते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट इज एसोसिएटेड एंड डील्स विथ ह्यूमन एंड देयर रिलेशनशिप विथ कम्युनिटीज, कल्चर, इकोनॉमिक एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट बाय स्टडिंग देयर रिलेशन विद द विथ एंड अक्रॉस लोकेशन। कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली स्टडी है कम्युनिटीज का, उनके कल्चर का, उनके इकोनॉमिक्स का,
और जो उनका संबंध है, इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, जहां वो रह रहे हैं उनके इन्वायरमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन का जो अध्ययन है वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ये डिफिनेशन दिया है रेटजल ने, ठीक है। रेटजल ने डिफिनेशन दिया है। बेसिकली ये हैं आपके जर्मन ज्योग्राफर हैं, ठीक है, जर्मन ज्योग्राफर हैं रेटजल, फ्राइड्रिच रेटजल इनका पूरा नाम है, ठीक है। इनने क्या किया, ह्यूमन ज्योग्राफी इज सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। इन्होंने क्या है कहा है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, संयुक्त रूप से एक साथ जो ह्यूमन सोसाइटी है और अर्थ सरफेस है उनके बीच का अध्ययन है, ठीक है। उसके बाद आया है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिक मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। अर्थात इन्होंने बेसिकली डायनेमिक्स को ध्यान रखा है कि भाई आदमी भी डायनेमिक्स है और अर्थ भी डायनेमिक्स है, दोनों गतिशील है। दोनों में गतिशील का कहने का मतलब दोनों परिवर्तित है, दोनों समय के साथ परिवर्तन हो रहा है इनमें। अपना बात जो एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, वो भी चेंज हो रहा है और जो लोग हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो उनके बीच का जो अध्ययन है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में किया गया है। जो है इलेन चर्चिल सेम्पुल, ये एक्चुअली महिला हैं और अमेरिकन ज्योग्राफर हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको ना, जर्मन ज्योग्राफर हैं या अमेरिकन ज्योग्राफर हैं, इनसे सवाल आएंगे कि इलेन चर्चिल सेम्पुल कहाँ की कौन सी ज्योग्राफर है, अमेरिकन है, ग्रीक हैं, जर्मन हैं, ब्रिटेन की हैं, तो इनसे सवाल बनते हैं। और इसके नीचे देखिए क्या है, कार्ल रिटर इज नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर किसे कहा जाता है, कार्ल रिटर। इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रेडरिक रेटजल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। हाँ, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दो सवाल बनेंगे इसमें। जैसे कार्ल रिटर इज नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे ध्यान दीजिए, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और नीचे क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। ये चीज ध्यान रखिएगा, वर्ड इसमें मॉडर्न जुड़ा हुआ है, इसमें मॉडर्न नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये है कार्ल रिटर इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और फ्रेडरिच रेटजल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। स्कोप देख लेते हैं। स्कोप बेसिकली क्या है, मतलब स्कोप जब कहते हैं कि स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्कोप का मतलब है कि विस्तार। विस्तार मतलब इसका उपयोग और डिसिप्लिन में और सब्जेक्ट्स में किस किस सब्जेक्ट्स में होता है। तो ये हमने विजुअल कम्युनिकेशंस लगाए हैं, जहां आप देखिए क्या क्या है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डेमोग्राफी के रूप में अध्ययन किया जाता है। मेडिकल ज्योग्राफी, मेडिसिन एंड हेल्थ। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक में अध्ययन किया जाता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन भी किया जाता है। बिजनेस है, मार्केटिंग ज्योग्राफी। तो ऐसे ही इसका स्कोप दिया हुआ। स्कोप कहने का मतलब है जितने दिए हुए हैं ये और सब्जेक्ट के साथ इनका रिलेशन कैसा है, ठीक है, इनका जो रिलेशन है और सब्जेक्ट के साथ, ये कौन सा ज्योग्राफी है, कौन सा सब्जेक्ट से रिलेशन है, वो हम बेसिकली स्कोप में देखते हैं। फिर आता है डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जो फेडरिक रेटजल हैं, जर्मन ज्योग्राफर ऑफ 19th century, give the concept of determinism. Determinism or environmental determinism is based on the basic tenet of earth made man. ये याद लाइन रखिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, अर्थ मेड मैन, ठीक है। एंड पे more attention on the complete control of physical environment and man and his activity. The concept stress the influence of environment and man and his activity and treats man subordinate to nature. ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, सबऑर्डिनेट टू नेचर, ये भी याद रखिए। ये वर्ड बेसिकली जो है डिटर्मिनिज्म में क्या बात किया गया है, डिटर्मिनिज्म में किसको प्रायोरिटी दिया गया, ठीक है, प्रायोरिटी पे बात कर लेते हैं। प्रायोरिटी है जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको ज्यादा वैल्यू दिया गया है, ठीक ना। कहने का मतलब है कि जो
अर्थ है उनने इंसान को बनाया है, ना कि इंसान ने अर्थ को बनाया। ये डिटर्मिनिज्म का कहना था। तो इसके जो जनक माने जाते हैं फ्रेडरिच रेटजेल हैं, जो इसके जर्मन जोग्राफर हैं, जो इसके जनक माने जाते हैं। ये मूल रूप से फ्रेडरिक जो हैं जर्मन जोग्राफर हैं, और ये फंडर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन जोग्राफी। पिछले ही स्लाइड में बताया था कि ये जो है मॉडर्न ह्यूमन जोग्राफी के फादर हैं। मॉडर्न ह्यूमन जोग्राफी के फादर हैं। यहाँ से दो सवाल बनेंगे कि ये, एक तो कि ये कौन से जोग्राफी के फादर है, मॉडर्न के हैं, मॉडर्न ह्यूमन जोग्राफी के हैं, या सिंपल ह्यूमन जोग्राफी के हैं। दूसरा सवाल है कौन से जोग्राफर है, जर्मन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, अमेरिकन है। ये सवाल यहाँ बनेगा। ठीक है। सबऑर्डिनेट का देख लेते हैं कि सबऑर्डिनेट एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी एंड ट्रीट मैन सबऑर्डिनेट टू नेचर, मतलब कि जो मैन है नेचर के अधीन में है, नेचर मैन के अधीन में नहीं है। सबऑर्डिनेट का मतलब अधीन, मतलब कि जो हम ह्यूमन बीइंग है वो नेचर के अधीन में है, नेचर ह्यूमन बीइंग के अधीन में नहीं है। मतलब टोटली इन्होंने नेचर जो अपना फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको प्रायोरिटी दिया है। पॉसिबिलिज्म पे आ जाते हैं, देखते हैं पॉसिबिलिज्म में क्या है। तो देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ पॉसिबिलिज्म एज अ रिएक्शन ऑफ जर्मन environmentalist which focus on the role of man as a geographic agent एंड मॉडिफायर ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। हाँ, ये लाइन याद रखिएगा, ये जो है फिजिकल इन्वायरमेंट, ये रिएक्शन में था जब इन्होंने डिटर्मिनिज्म दिया, बोला कि जो अपना जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वही सर्वोपरि है। तो इन्होंने क्या किया, रिएक्शन टू जर्मन इन्वायरमेंट विच फोकस ऑन द रोल ऑफ मैन एज ज्योग्राफिक एजेंट एंड मॉडिफायर ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। इन्होंने कहा, इन्होंने जो बेसिकली ह्यूमन बीइंग को प्रायोरिटी दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है जो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें कहीं कोई डिसर्ट एरिया था या कहीं कहीं ऐसे ही बंजर भूमि थी, तो हम क्या करते हैं वहां पे, जरूरत के हिसाब से सेटलमेंट्स डाल लेते हैं। अगर बंजर भूमि है तो उसको मॉडिफाई करके एग्रीकल्चर भूमि बना लेते हैं, या इंडस्ट्री के लिए यूज कर लेते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है फिजिकल इन्वायरमेंट को चेंज करने में या मॉडिफाई करने में। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप वाज डेवलप्ड बाय फ्रेंच जोग्राफर विडाल डी ला ब्लास। ये भी याद रखिएगा, ये भी फ्रेंच जोग्राफर, ऐसे मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, लेकिन फिर भी आप इनका नाम याद कर रखिएगा। फ्रेंच जोग्राफर हैं। ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म किसने दिया, इस पे सवाल आएगा, तो विडाल डी ला ब्लास हैं। ब्लास वाज द मोर कंसर्न विथ मैन। ठीक है, ये मैन से ज्यादा संबंधित हैं। एज ए ज्योग्राफिक एजेंट टू मॉडिफाई द इन्वायरमेंट टू सूट हिज नीड। जो मैंने अभी बताया कि जो भी अपना फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई कर लेता है। आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि हमें जरूरत के हिसाब से अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये समझने की चीज है, जैसे हमें जरूरत पड़ा जंगल काटने हैं, तो हम क्या करते हैं, जंगल काट रहे हैं, वहां सेटलमेंट्स डाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम जो फिजिकल इन्वायरमेंट है हमारा उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, ताकि हमारी नीड्स पूरी हो। इसके बाद आता है नियो डिटर्मिनिज्म। इसके जो जनक हैं, जो फंडर हैं, जिन्होंने दिया है, ग्रिप्स टेलर हैं। ठीक है, ये यूके से हैं बेसिकली, यूनाइटेड किंगडम। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। क्वेश्चन आ सकता है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इज आल्सो नोन एज क्या, नियो डिटर्मिनिज्म, which reflects the middle way between the idea of environmental determinism and possibilism। क्या हुआ, डिटर्मिनिज्म में क्या था कि इन्होंने फिजिकल को फोकस किया, और जो पॉसिबिलिज्म था उसमें क्या किया, हमने ह्यूमन को प्रायोरिटी दिया। ह्यूमन जो है अपना फिजिकल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकता है। इन्होंने क्या किया, न्यू डिटर्मिनिज्म में इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला, न्यू डिटर्मिनिज्म में। ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म में इन्होंने बीच का रास्ता निकाला, दोनों के बीच में संतुलन बना के रास्ता निकाला।
दिस कॉन्सेप्ट शो दैट नाइदर देयर इज a situation of absolute necessity nor there is a condition of absolute freedom. Man is not a quite free agent, but he can confuse nature by owing it. इन्होंने क्या किया, मैन इज नॉट अ क्वाइट फ्री एजेंट, मैन जो है अकेला है, फ्री एजेंट नहीं है, इसके साथ इन्वायरमेंट जब जो है मेन रोल प्ले करती है, बट ही कैन कन्फ्यूज नेचर बाय ओविंग इट, लेकिन वो जो प्रकृति पे है विजय पा सकती है कब, जब उसको फॉलो करेगी तब। मतलब इन्होंने दोनों के बीच में एक जो संतुलन है उसको स्थापित करने पे जोर दिया है, और वही इनका कॉन्सेप्ट भी है। तो आगे हमारा जो थियोटिकल सेशन था वो खत्म हो चुका है, और अब हम आगे जो है 20 एमसीक्यू करने वाले हैं, और ये एमसीक्यू काफी हाईली इफेक्टिव है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, और क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है उसको, अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने ऑलरेडी इसमें दे दिया है, तो उम्मीद है कि आप बहुत सारे सवाल का जवाब स्वयं दे पाएंगे, खुद ही दे पाएंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। तो जो पहला सवाल है, हु वाज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। देखिए सबसे पहले स्लाइड, दूसरे स्लाइड में मैंने बताया था फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, ठीक है। आंसर देख लीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आंसर कौन सा है। इसका जो सही आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थेनिस। कहाँ के ज्योग्राफर है ये भी बताया था, ग्रीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेरोडेटस, ये भी ग्रीक का ही है, ग्रीक ज्योग्राफर है ये भी, ठीक है। अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट, ठीक है, ये है अपने जर्मन ज्योग्राफर। ये जो मैंने तीनों लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे के सवाल भी इससे हल होंगे और आपकी मेमोरी जो है वो भी बढ़ जाएगी। हु वाज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सवाल को ध्यान से देखिए, अभी बताया था मैं कुछ देर पहले ही। तो इसका जो सही जवाब है वो है अपने पास ऑप्शन नंबर 1, कार्ल रीटर। कार्ल रीटर भी कौन है, जर्मन है, ठीक है। फ्रेडरिक रैटजेल, ये भी जर्मन ज्योग्राफर है, ठीक है। अलेक्जेंडर वाम हमवोल्ट, ये भी है अपने जर्मन ज्योग्राफर है, ठीक है, जर्मन ज्योग्राफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जर्मन ज्योग्राफर। देखिए पीछे की स्लाइड में आपको भी बताया था, क्वेश्चन आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जर्मन ज्योग्राफर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें से कौन से हैं जो जर्मन ज्योग्राफर नहीं है। तो जो अपना जो ऑप्शन नंबर देखिए पहला था कार्ल रीटर, ये भी जर्मन ज्योग्राफर है, ठीक है। रेटजेल, ये भी जर्मन ज्योग्राफर है। अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट, ये भी जर्मन ज्योग्राफर है। मैकेंडर, मैकेंडर कहाँ के हैं, ये हैं यूके के, ठीक है, यूके के हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जर्मन ज्योग्राफर। तो अब दिख रहा होगा आपको, आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही जवाब है, अपॉल हल्फोर्ड मैकेंडर, ही वाज फ्रॉम यूके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ फर्स्ट टाइम। सवाल है कि जो सबसे पहली बार अर्थ का रेडियस और सरकमफ्रेंस किसने मेजर किया था, किसने कैलकुलेट किया था। ऑप्शन के रूप में अपने पास है ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थेनिस, ऑप्शन नंबर बी, हेरोडेटस, हमबोल्ट एंड टॉलमी। तो जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थेनिस ने सबसे पहले अर्थ का रेडियस और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हु हैड क्रिएटेड द मैप ऑफ वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सवाल है कि सबसे पहला जो मैप है वो किसने बनाया था, किसने बनाया था। ऑप्शन के रूप में अपने पास है ऑप्शन नंबर 1 टॉलमी, इरेटोस्थेनिस, मैकेंडर, नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है इरेटोस्थेनिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी मैंने आपको पढ़ाया था थियोरेटिकल पार्ट में, तो आपको आपका आंसर भी मिल गया होगा। इसका जो सही आंसर है, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसका तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल है, आपको बताया था ये क्या है अभी। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर बनने वाले हैं ज्योग्राफर से, कौन से कहाँ से हैं, जर्मन ज्योग्राफर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टडी ऑफ इंटरडिसिप्लिन द स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट कम्स अंडर। अभी मैंने डिफिनीशन दिया था ह्यूमन ज्योग्राफी का, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो मैंने क्या बताया था कि रिलेशनशिप है ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में जो हम रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो जो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और कल्चरल ज्योग्राफी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप है वो कौन से ज्योग्राफी के अंदर में अध्ययन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही है, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। हु वाज द फंडर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। अभी आपको बताया था नियो डिटर्मिनिज्म का फंडर कौन है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रिफिथ, टेलर, मैकिंडर, हर्बर्टसन एंड रैटजेल। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए ग्रिफिथ टेलर। ये एक्चुअली ग्रिफिथ टेलर यूके के हैं, आपको बताया था अभी, यूके हैं। मैकिंडर भी यूके हैं, रैटजेल का जर्मन है। इनकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हु इज अ फ्रेंच जोग्राफर फ्रॉम द फ्लोइंग। देखिए क्वेश्चंस फिर ऐसे ही घुमा फिरा के आएगा ताकि आप कंफ्यूज होते रहें और आपका आंसर गलत हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इसको बार बार देखिए और इनका एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बना लीजिए कौन सा जोग्राफर किस देश से हैं, और पूछता है सवाल जबकि फ्रेंच जोग्राफर हैं, जर्मन जोग्राफर हैं, ग्रीक जोग्राफर हैं, यूके जोग्राफर हैं, अमेरिकन जोग्राफर हैं, उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। हमारा जो सवाल है हु इज अ फ्रेंच जोग्राफर फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रेंच जोग्राफर के बारे में पूछा है तो पहले ये देख लेते हैं। हम बोल्ट पहले बताया था, जर्मन है रीटर, जर्मन है रैटजल, जर्मन है। एक ऑप्शन बचता है अपना, ऑप्शन नंबर ए विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने क्या दिया था? विडाल डी ला ब्लास जो है पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट इसने दिया था। ठीक है, पॉसिबिलिज्म का ये एक्चुअली है फ्रेंच, फ्रांस से आते हैं, इसलिए इनको फ्रेंच जोग्राफर कहते हैं। तो हमारा सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए विडाल डी ला ब्लास इज अ फ्रेंच जोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटेन बाय कार्ल रिटर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन में इसको रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटेन बाय कार्ल रिटर। अपने पास है एंथ्रोपोजियोग्राफी, इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक इन्वायरमेंट, ह्यूमन जोग्राफी एंड नन ऑफ दिस। ये बुक लिखा था इलेंस चर्चिल सैंपल। ठीक है, ये बुक लिखा है कार्ल रिटर ने। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी इनकी तो एक नॉर्मल सी बुक आती है जो हम लोग पढ़ते हैं अभी, माजिद हुसैन की, काफी अच्छी बुक है, ग्रेजुएशन में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये सारी बुकें, माजिद हुसैन की बुक यूपीएससी में भी काफी काम आता है, तो यूपीएससी का भी हम तैयारी नहीं कर रहे। तो जो हमारा सही सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। अभी मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में ही बताया है कि पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ऑप्शन के रूप में हमारे पास है फ्रेडरिच रैटजेल, एलेन चर्चिल सैंपल, विडाल डी ला ब्लास और ग्रिफिथ टेलर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी विडाल डी ला ब्लास हैं जो पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट दिए हैं। फ्रेडरिक रैटजेल ने किसका दिया था? डिटर्मिनिज्म का, डिटर्मिनिज्म का दिया था इन्होंने। ग्रिफिथ टेलर ने क्या दिया था? नियो डिटर्मिनिज्म का। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब काफी इंपॉर्टेंट हैं और बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ये इंपॉर्टेंट हैं याद करने के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इसको देखिए, बार बार देखिए, हो सके तो एक नोट बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, उसमें भी ये लिख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। शुरू में ही बताया था दो फंडामेंटल ब्रांच है अपने पास ज्योग्राफी, कौन कौन सा है? फिजिकल एंड ह्यूमन।
ऑप्शन क्या क्या अपने पास, रिसोर्स ज्योग्राफी, पेडोलॉजी, अर्बन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अर्बन ज्योग्राफी हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ते हैं, पेडोलॉजी हम फिजिकल ज्योग्राफी, पेडोलॉजी मीन्स मेनली सॉइल का अध्ययन होता है, जो मिट्टी का अध्ययन करते हैं ना, इसको पेडोलॉजी बोलते हैं। रिसोर्स ज्योग्राफी आता है इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में रिसोर्स ज्योग्राफी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ठीक है। ऑप्शन के रूप में अपने पास है फ्रेडरिक रेटजेल, ग्रिफिथ टेलर, विडाल डी लब्लास और नन ऑफ दीज। तो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने क्या क्या बताया था, फ्रेडरिक रेटजेल हैं जिन्होंने डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर ने नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। विडाल डी लब्लास हैं जिन्होंने पॉसिबिलिज्म का ऑप्शन दिया, पॉसिबिलिज्म का ऑप्शन दिया। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर एक सही है, फ्रेडरिक रेटजेल। इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्वेश्चन नंबर जो 40 है, क्या पूछ रहा है, इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू विच कंट्री, विच सेंचुरी। जो इमरजेंस है, डेवलपमेंट है ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो मेनली किस सेंचुरी से रिलेटेड, 16th सेंचुरी ऑप्शन के रूप में है, ऑप्शन नंबर एक 16th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी है 17th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी है 18th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी है 19th सेंचुरी। तो ये रिलेटेड है 18th सेंचुरी से, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज कंसीडर एज द फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। सबसे शुरू में बताया था आपको, सबसे शुरू में बताया था, आपको याद होगा तो आप सही इसका जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में है जेम्स रेनिल, इनायत अहमद, माजिद हुसैन, नन ऑफ दीज। तो आपने आपने अगर ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपको इसका सही आंसर ऑलरेडी पता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स रेनिल। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हु वाज, हम इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। एक है फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी, फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी कौन थे भाई, इरेटोस्थेनिस, याद है, इरेटोस्थेनिस इज द फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, मॉडर्न ज्योग्राफी, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही कंफ्यूज करते हैं और यहाँ माइनर मिस्टेक होती है, बाद में रियलाइज होता है कि इतनी छोटी भूल कैसे हो गई, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है। तो ऑप्शन के रूप में क्या है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेटजेल और नॉन ऑफ दीज। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को मॉडर्न ज्योग्राफी का फंडर माना जाता है। वान हम्बोल्ट कहाँ के थे, जर्मन, कार्ल रिटर भी जर्मन और फ्रेडरिक रेटजेल भी जर्मन है। ये तीनों के तीनों क्या है, जर्मन ज्योग्राफर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग आर जर्मन ज्योग्राफर। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के वैसे ही पूछा जाएगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए कि क्या क्वेश्चन, ऐसे पूछा जाता है ना कि क्वेश्चन पीछे या क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन इसमें इसमें मैच किया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, चीजें समझ नहीं आ रही ना, तो आप एक टेबल बना लीजिए ऐसे, यहाँ पे ज्योग्राफर का नाम और यहाँ इनका कंट्री लिख लीजिए कि ये किस कंट्री के हैं, कौन से ज्योग्राफर किस कंट्री है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे सवालों के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो कार्ल रिडल का बताया था मैंने, जर्मन है, जर्मन है, जर्मन है। ऑप्शन नंबर डी है अपने पास, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या है अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ जर्मन ज्योग्राफर। तीनों के तीनों ही जर्मन ज्योग्राफर है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, हु सेड दैट मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ये ध्यान रखिए, ये कथन है, स्टेटमेंट वाले हैं, ये सवाल आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। हु सेड दैट मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। अपने पास ऑप्शन के रूप में क्या क्या है, इलेन चर्चिल सैंपल, एक ये महिला थी, फीमेल थी, कम कंफ्यूज मत हो जाइएगा नाम से कि मेल है कि फीमेल है। ये रेटजेल है, ठीक है, रीटर है, नन ऑफ दीज है। तो जो इसका सही सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर
ए, एलेन चर्चिल सेम्पू। ठीक है, ये फीमेल थी। ये आपके अमेरिकन जोग्राफर हैं, फ्रेडरिक रेटजेल के डिसाइपल हैं, शिष्य हैं। फ्रेडरिक रेटजेल के शिष्य हैं, डिसाइपल है, अमेरिकन जोग्राफर है। एंड शी इज द फर्स्ट अमेरिकन जोग्राफर हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन जोग्राफिकल एसोसिएशन। ये याद रखिएगा कि जो अमेरिकन जोग्राफिकल एसोसिएशन है उसकी फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 में क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू होम। सबसे शुरू में ही बताया था, इनका डिफिनेशन है। और ये चीज 12th क्लास की एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं उसमें चैप्टर नंबर 1 में ही शायद दूसरे या तीसरे पेज पे एक बॉक्स में 3-4 डेफिनेशन दिए हुए हैं। उनमें पहला डेफिनेशन ही है ये, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू होम। ऑप्शन नंबर 1 है रेटजेल, एलेन चर्चिल सेम्पल, कार्ल रिटर है, और नन ऑफ दीज है। तो इसका तो सही सवाल है फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ बिलोंग्स टू होम ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन दिया है। मैंने बताया भी अभी थियोरटिकल सेक्शन में, इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, बताया भी था कि इसने किसने दिया है इसके बारे में। तो बिलोंग्स टू होम ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है एलेन चर्चिल सेम्पल, विडाल डी ला ब्लास, रेटजेल, नन ऑफ दीज। इसका जो सही जवाब है एलेन चर्चिल सेम्पल। तो ये हमारे आज के 20 एमसीक्यू हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यू काफी अच्छे लगे होंगे और आप इसको देखेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। जो आपका ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट है, एज ए डोमेन सब्जेक्ट, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट के रूप में एज ए डोमेन सब्जेक्ट है, उसमें काफी हेल्पफुल साबित होगा। अब वीडियो को खत्म करने से पहले, सेशन खत्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। क्या क्या है? एक तो जो है हमारा ज्योग्राफी का लगातार सीरीज आएंगे, लेक्चर सीरीज आएंगे। अभी ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने यूनिट 1 कवर किया है। यूनिट 1 कवर किया है, जिसमें था नेचर एंड स्कोप। इसके सब 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 सिलेबस नहीं दिया था, इसलिए इनमें जो जो चीजें थी, ये बेसिक जो हमारा बेस है तैयार करने का वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। क्योंकि जो एनटीए ने है सिलेबस निकाला है बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करने वाला है। तो हम लोग भी है बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले हैं। जो सिलेबस उन्होंने प्रोवाइड किया है हम बिल्कुल उसी को फॉलो करने वाले हैं। उनने जितना पॉइंट दिए हैं, जितने मतलब टॉपिक पढ़ने के लिए उन्होंने डाल रखा है कि ये टॉपिक से सवाल आएगा, उन सबको हम लेवल को ध्यान में रखते हुए पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू तैयार करेंगे ताकि आपको काफी हेल्प मिल सके। और जो हमारा टीम है लगातार कोशिश में है, सक्सेस कप की टीम है लगातार कोशिश में लगा हुआ है कि अच्छे से वीडियो बनाए जाए जो स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन को इनहेंस कर सके। तो आज का वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है, गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, ट्विटर पे हैं, यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं वीडियो आप। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9473099252। ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको किसी तरह का क्वेरी हो तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। और जो आपको अगर मॉक टेस्ट लेना हो तो हमारे वेबसाइट है सक्सेस कर, successcurve.in पे जाइएगा, वहां से आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। और आप चाहे तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से भी आपको मिल जाएगा। वहां भी जाके ऐप में लॉगिन करके आप मॉक टेस्ट का ले सकते हैं वहां से भी।
तो अगर इसके साथ अपना वीडियो सेशन एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप नई वीडियो आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए वैसे लोगों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरत है। जो CUET 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। धन्यवाद।